बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है, किन किन डाइटरी सोर्सेज में ये मौजूद होता है, हमारी बॉडी में इसका बेसिक रोल क्या है, कौन कौन से इसके फंक्शन हैं, कितनी मिकदार में हमें डेली लेना चाहिए, इसकी ज़्यादा मिकदार नॉर्मल से क्या क्या इशू क्रिएट कर सकती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। Vitamin E is a fat-soluble vitamin with 8 different forms, but most common and usable form by human body is alpha-tocopherol. फैट soluble vitamin भी होते हैं, वाटर soluble vitamin भी होते हैं। फैट soluble vitamin में हमारे पास विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। अगर वाटर soluble vitamins की हम बात करें तो उसमें बी और सी आ जाते हैं, उसके भी आगे डेरिवेटिव्स हैं। आज हम इस फैट सॉल्युबल विटामिन्स की कैटेगरी में से विटामिन ई को डिस्कस करेंगे। इसकी 8 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी सिर्फ अल्फा टोकोफिरोल को ही यूज़ कर सकती है। बीटा भी है, गामा भी है, डेल्टा, वो हमारी ह्यूमन बॉडी यूज़ नहीं कर सकती। इसको स्टडी किसने किया? इवांस एंड हिज एसोसिएट्स इन 1936 स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ विटामिन ई एक्टिविटी एंड नेम देम एज टोकोफिरोल। ग्रीक वर्ड से निकला है टोकोस, चाइल्ड बर्थ, फिरोज मीन टू बियर एंड ओल मीन अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सल लगा होता है, इस वजह से इसको साथ ओल इसके साथ अटैच किया जाता है अल्कोहल की वजह से। और आप इसको फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई को इस बेस पे इसको ये नाम दिया गया है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्फ़ा, बीटा, गैमा मिथाइल ग्रुप की पोजीशन का फ़र्क है। अगर अल्फ़ा टोकोफिरोल है तो 5, 7 और 8 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, तो ट्राई मिथाइल टोकोल। और अगर बीटा टोकोफिरोल है तो 5 और 8 पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा, उसे हम डाई मिथाइल टोकोल कह देंगे। गैमा टोकोफिरोल में 7 और 8 पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा, तो उसको हम कहेंगे 7-8 डाई मिथाइल टोकोल। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। कैसे एब्जॉर्प्शन होती है, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कहाँ कहाँ स्टोरेज होती है। विटामिन ई एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे डाइटरी सोर्सेज जिनमें फैट्स होती है उन्हीं के साथ विटामिन ई एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल साल्ट्स आर नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल साल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बाइल साल्ट्स गाल ब्लेडर से जो है वो सिक्रीट होते हैं। फैट की के क्या करते हैं, एमल्सिफिकेशन करते हैं, उसको स्मॉल ड्रॉपलेट में ब्रेक डाउन कर देते हैं। बाइल साल्ट्स का ये काम होता है, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल साल्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लिपोप्रोटीन्स, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड ट्रांसपोर्टेड। ये क्या होती है कि लिम्फेटिक्स में आते हैं विटामिन ई फैट्स के साथ, और वहाँ पे ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट इसकी होती है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम बैड कोलेस्ट्रोल कहते हैं। इन दोनों में जो लिपोप्रोटीन का कंटेंट है वो बहुत कम होता है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में ट्राइग्लिसराइड्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कोलेस्ट्रोल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में 3 चीज़ें आ जाती हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रोल है और प्रोटीन है। तो इनमें प्रोटीन का कंटेंट कम होता है, कोलेस्ट्रोल और ट्राइसाइक्लिसरोल का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इनको बैड कोलेस्ट्रोल कहते हैं। विटामिन ई इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू जहाँ पे फैट स्टोर होती है, लीवर एंड मसल। द नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ टोकोफिरोल इज लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की अगर हम बात करें कि कितना लेना चाहिए, इनटेक ऑफ विटामिन ई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंजप्शन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इनटेक ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। अब वो डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे पास ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैट्स आती हैं, जो कि एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, हमें रिक्वायर होते हैं थ्रू द डाइट नीड्स फॉर ब्रेन फंक्शनिंग एंड सेल ग्रोथ। हमारी बॉडी इनको नहीं बना सकती, इसलिए हमें डाइट के ज़रिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ओमेगा 3 हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए जब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आप ज़्यादा यूज़ करोगे, तो विटामिन ई जो है उसका भी इंटेक बढ़ेगा। अब कितनी एज में कितना लेना चाहिए, मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी अमाउंट लेनी चाहिए, लैक्टेशन में इसकी इंटेक कितनी होती है।
ज़ीरो मतलब 6 मंथ तक अगर आप देखें तो मेल और फीमेल दोनों में 4 मिलीग्राम है। 7 से 12 मंथ तक की अगर आप बात करें तो 5 मिलीग्राम तक आ जाता है। 13 ईयर पे 6 मिलीग्राम है मेल और फीमेल दोनों में। 4 से 8 साल में 7 मिलीग्राम है मेल और फीमेल दोनों के लिए। 9 से 13 ईयर तक 11 मिलीग्राम है मेल और फीमेल दोनों के लिए। और 14+ ईयर उसके बाद आप देखें कि मेल्स के लिए 15 मिलीग्राम है, फीमेल के इक्वल ही इनकी अमाउंट जो है वो ली जाती है। और प्रेगनेंसी में भी इतना है, लेकिन ड्यूरिंग लैक्टेशन विटामिन ई का इंटेक थोड़ा सा बढ़ जाता है, 19 मिलीग्राम तक चला जाता है। अब देखें इसकी कन्वर्जन की अगर हम बात करें कि 8 मिलीग्राम ऑफ अल्फा टोकोफिरोल कितने इंटरनेशनल यूनिट के इक्वल होगा, 1.49 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द नेचुरल फॉर्म और 2.2 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द सिंथेटिक फॉर्म। और अगर आप इंटरनेशनल यूनिट को मिलीग्राम में लेकर आएंगे तो कैसे होगा, 1 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द नेचुरल फॉर्म इज इक्वल टू 0.67 मिलीग्राम ऑफ अल्फा टोकोफिरोल and 1 international unit of the synthetic form is equal to 0.45 milligram of alpha tocopherol. डाइटरी सोर्सेज की अगर हम बात करें, वी कैन ऑब्टेन विटामिन ई फ्रॉम डिफरेंट फूड्स बट सम ऑफ इट्स रिचेस्ट सोर्सेज इंक्लूडेड व्हीट जर्म ऑयल में विटामिन ई होता है, आमंड्स में विटामिन ई है, पीनट बटर में है, स्पिनच पालक में होता है, टमाटो टमाटर में होता है, पम्पकिन जैसे हम पेठा कद्दू कहते हैं उसमें भी विटामिन ई होता है, सनफ्लावर सोयाबीन सीड्स ऑयल में होता है हमारे पास, हेज़ल नट्स में होता है, उसके अलावा कॉर्न ऑयल में हमारे पास होता है, मैंगो में होता है, एग यॉक में होता है, एवोकाडो अमरूद में भी होता है। ये यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है, इसमें तमाम समरी दिखाई है कि किन किन डाइटरी सोर्सेज में विटामिन ई प्रेजेंट होता है। अब है मेजर फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। मेजर रोल जो है विटामिन ई का एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने एक वीडियो में बताया कि फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन जब होती है तो वो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, बायोमॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड्स को डैमेज करते हैं। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर विटामिन ई एक्ट करता है कि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन नहीं होने देता, फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन नहीं होने देता और सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। Vitamin E is essential for the membrane structure and integrity of the cell. That's why it is regarded as membrane antioxidant. Vitamin E फैट soluble है, मैंने बताया, इसलिए इसकी अफिनिटी होती है फॉस्फोलिपिड के साथ, तो इसलिए ये जो है रिगार्डेड एज अ मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट. It prevents the peroxidation of polyunsaturated fatty acid in various tissues and membranes. It protects red blood cells from hemolysis by oxidizing agent hydrogen peroxide. peroxidation नहीं होने देता पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की. peroxidation अब हमारे पास अगर देखा जाए तो क्या है, एक प्रोसेस है अंडर विच ऑक्सीडेंट सच एज फ्री रेडिकल्स attack lipids containing carbon-carbon double bond, especially polyunsaturated fatty acids. It increases the synthesis of heme by enhancing the activity of enzymes gamma-aminolevulinic acid synthase and aminolevulinic acid dehydratase. इन दोनों एंजाइम्स की मौजूदगी में हेम की सिंथेसिस होती है. अगर क्लोरोफिल की सिंथेसिस की बात की जाए तो उसमें भी ये दोनों एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल में सेंट्रल जो मेटल एटम है वो हमारे पास मैग्नीशियम होता है, लेकिन हीम में आयरन होता है. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिलीव टू स्टेबलाइज कोएंजाइम क्यू. सेलुलर रिस्पायरेशन में भी ये रिक्वायर होता है. कहा जाता है कि कोएंजाइम क्यू को स्टेबलाइज करने में विटामिन ई का रोल है. विटामिन ई प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड कैरोटीन्स. विटामिन ए की ऑक्सीडेशन नहीं होने देता और उसके अलावा कैरोटीन्स की भी नहीं होने देता. बीटा कैरोटीन की अगर हम बात करें तो वो फैट सॉल्युबल प्रिकर्सर है विटामिन ए का, और जो बीटा कैरोटीन्स हैं वो ऑरेंज, ग्रीन, येलो जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं उनमें पाए जाते हैं. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रिएटिन इन स्केलेटल मसल. जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है एक्सरसाइज तो क्रिएटिन 95% कहाँ पाया जाता है, स्केलेटल मसल में पाया जाता है और आपको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करता है. Vitamin E is needed for optimal absorption of amino acids from the intestine. It is involved in proper synthesis of nucleic acids. Vitamin E protects liver from being damaged by toxic compounds such as carbon tetrachloride. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड टॉक्सिक कंपाउंड है, लीवर को डैमेज करता है, तो एज अ ये भी फ्री रेडिकल के तौर पे एक्ट करता है, तो इसलिए विटामिन ई प्रोटेक्ट करता है लीवर को फ्रॉम द कार्बन टेट्राक्लोराइड. और इसके अलावा स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है विटामिन ई. स्किन के लिए इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. डर्ट को रिमूव करता है, स्किन एजिंग को प्रिवेंट करता है, ड्राई स्किन को इम्प्रूव करता है,
reduces hyperpigmentation, reduces dark spots, prevents sunburn. What happens if I have too much vitamin E? अगर मैं बहुत ज़्यादा विटामिन ई ले लूँ तो उससे क्या होगा, आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट करें कि आपको कितना विटामिन लेना चाहिए। ज़्यादातर इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती। फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे लीस्ट जो टॉक्सिसिटी है वो विटामिन ई की है, तो ऐसा चीज़ का कोई इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप 200 मिलीग्राम से ज़्यादा ले रहे हैं विटामिन ई, तब आपको नुकसान हो सकता है। व्हाट हैपन्स इफ़ आई हैव टू लिटिल विटामिन ई? ऐसा जितना ज़्यादा इसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ साइंस हैं इसकी डेफिशिएंसी से रेटिनोपैथी आपको हो सकती है। अब ये रेटिनोपैथी क्या कंडीशन है, इसमें आपके रेटिना ऑफ द आई डैमेज हो सकता है। डैट कैन इम्पेयर विजन, आपको देखने में मसला हो सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको हो सकती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी डैमेज टू द पेरिफेरल नर्व्स, यूजुअली आपके हैंड्स या फीट, काजिंग वीकनेस और पेन हो सकता है। एटेक्सिया की बात करें तो लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी इम्प्रूवमेंट्स, आपकी बॉडी की मूवमेंट्स नहीं हो सकती। डिक्रीज इम्यून फंक्शन, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो।